हेलो एवरीवन, यूपी प्लस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास होने जा रही है एसएससी जीडी के लिए और आज क्लास में आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए कुरुक्षेत्र के लिए, बी उर्वशी के लिए, सी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए या डी ऑप्शन रश्मिरथी के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और किस सन में मिला है? तो ये मिला है सन 1959 ईस्वी में इनको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ए वाग धन ईश, बी है वाग धन ईश, सी ऑप्शन है वाग धन ईश या फिर डी ऑप्शन वक्त धन ईश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाग धन ईश। ठीक है, और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, जिसमें जो है ना किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन या फिर स्वर आए तो उसका पहला व्यंजन जो है वो अपने किस में बदल जाता है? तीसरे। ठीक है, तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर का जो है वो तीसरे व्यंजन में बदल गया, यानी कि गा में। ठीक है, तो वागीश हो गया। वाग धन ईश जो हो गया वो क्या हो गया? वागीश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा? ए अज, बी अग, सी आग या फिर डी ऑप्शन आग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो वो है कहलाता है अग, और जिसे सब कुछ जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ए 3, बी 4, सी 1 या फिर कोई प्रकार नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत्यवाच्य होता है, क्रमवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ए समाज, बी सम्मति, सी ऑप्शन है सामान या फिर डी ऑप्शन सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्मति। ठीक है, ये जो है ना सम धन मति शब्द से मिलकर बना, यानी कि सम उपसर्ग से बना है, और शेष तीनों जो है ना समाज, समान, सामाजिक उपसर्ग रहित शब्द हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? ए रोब जमाना, रोब में ना रहना, सी है रोब ना जमना या डी ऑप्शन रोज जमाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोब जमाना। धाक जमाना मतलब रोब जमाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ए ऑप्शन लोग स्वस्थ रहते हैं, बी रोज कसरत करने वाले लोग, सी ऑप्शन रोज कसरत करने वाले या डी ऑप्शन रोज कसरत। तो निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध बताइए कि कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोज कसरत करने वाले। ठीक है, ये जो ना विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। लता उगती है, ये वाक्य बहुवचन में होगा। लती उगती हैं, लते उगते हैं, लताएं उगती हैं या फिर लते उगती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लताएं उगती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय हैं? ए प्राचीन, बी मोटा, सी गरीब या डी ऑप्शन और। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और। ये जो है ना समुच्चय बोधक अव्यय है, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों समुच्चय अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, और है वो दो शब्दों को जोड़ता है ना, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और अगर हम बात करें प्राचीन, मोटा और गरीब की, तो ये क्या है? ये है विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक के शब्दों को सूची दूसरी के शब्दों के साथ जोड़िए। जब तक जीवन है तब तक क्या होता है? जब तक जीवन है तब तक क्या है? आजीवन। इसका हो जाएगा। जो ईश्वर को ना माने वो कौन होता है? नास्तिक। और जो सब कुछ जानता हो वो है सर्वज्ञ। और जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो वो क्या हो गया? जिज्ञासु। तो पहला वाला कहाँ मिल रहा है? जब तक जीवन है तब तक आजीवन, यानी कि पहला का है ई। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले का ई है, फिर दूसरे का जो है, दूसरे का क्या था? जो ईश्वर को ना माने नास्तिक, यानी कि आ।
तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा, बी आज्ञा, सी गरिमा या डी ऑप्शन सागर। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर डी सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? पा, फा, बी ऑप्शन ऊ बड़ा ऊ, सी ऑप्शन रा ड़ा या फिर डी ऑप्शन चा छा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड़ा और ढा। ठीक है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है और इनको क्या कहेंगे? द्विस्पृष्ट व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। ये दो ही हैं। ठीक है, ये वर्णमाला में दो शब्द ही हैं जो कि उत्क्षिप्त या फिर द्विस्पृष्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से प्रणनार्थक क्रिया कौन सी? ए कटवाना, बी कटना, सी मारना या डी ऑप्शन खाना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कटवाना। प्रणनार्थक कौन सी क्रिया? कटवाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है। ए कर्म कारक, कर्ता कारक और करण कारक, या बी ऑप्शन करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, या सी है कर्ता कारक, करण कारक या कर्म कारक, और डी ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्ता कारक, कर्म कारक और करण। कैसे हैं? राम ने क्या हो गया? राम ने कर्ता हो गया ना, रावण को कर्म कारक और बाण से मारा मतलब करण कारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह? ए बाल मुकुंद गुप्त का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डी ऑप्शन श्याम सुंदर दास का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, और ये एक निबंध है। ठीक है, जो कि 3 भागों में है। ठीक है, 3 भागों में संकलित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। यथादि संकेतक चिन्ह कौन सा है? ए, बी, सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सांकेतिक चिन्ह ये है। अगर हम बात करते हैं बी की, तो ये क्या है? ये योजक चिन्ह है और ये गणित में भाग देने का चिन्ह है, और ये जो है ना, ये किस क्या है? विषयवादी बोधक चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राह खर्च का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? ए राह में खर्च, बी राह के लिए खर्च, सी ऑप्शन है राह पर खर्च या डी ऑप्शन राह दे खर्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राह के लिए खर्च। ठीक है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष समास का है ये, राह के लिए खर्च। अगला प्रश्न देखते हैं। 54 को हिंदी में क्या कहते हैं? 54, 44, 64 या फिर 42। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 54। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्ष अलंकार, बी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या फिर सी ऑप्शन विशेषोक्ति अलंकार या डी ऑप्शन विरोकोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, जहाँ पर कारणों के रहते हुए भी है ना कार्य की पूर्ति ना हो, वहाँ पर ये अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे कि नीर, यहाँ पर नीर का मतलब क्या हो गया? पानी। ठीक है, और फिर भी यहाँ पर प्यास नहीं बुझ रही, पानी के होते हुए भी प्यास नहीं बुझ रही, यानी कि कारण है फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो रही, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक शब्द तत्सम है। ए सपूत, बी सरीसर्प, सी संकल या डी ऑप्शन सांझ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरीसर्प, ये तत्सम है। ठीक है, और सपूत जो है वो कैसा शब्द है? तो ये है तद्भव शब्द। ठीक है, सांकल की बात करें तो ये देशज है, और सांझ की बात करें ये तद्भव है। तो सरीसर्प तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 से दूसरी सूची के शब्दों के साथ इसको जोड़िए। फूलों का क्या होता है? गुच्छा होता है, कुंज होता है, काफिला या फिर गट्ठर। तो फूलों का क्या होता है? गुच्छा। ठीक है,
यानी कि पहले का ई होगा। फिर लताओं का क्या होता है? लताओं का कुंज होता है। वस्त्रों का क्या होता है? गट्ठर होता है। रूटों का क्या होगा? काफिला होगा। तो पहले का ई है, दूसरे का बड़ी ई है, तो देख लीजिए ये ऑप्शन किस में है जी। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये है छोटी ई फिर बड़ी ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फूलों का गुच्छा यानी कि बड़ी ई से मिला है ये। फूलों का गुच्छा बड़ी ई, फिर लताओं का कुंज हो गया, वस्त्रों का गट्ठर हो गया और रूटों का काफिला हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घबराहट में प्रत्यय हैं अट, बी हट, सी आहट या फिर डी ऑप्शन राहट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आहट। घबराहट में आहट शब्द प्रत्यय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? ए ऑप्शन चाय, बी रिक्शा, सी कमीज या डी ऑप्शन लीची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रिक्शा। ये हिंदी भाषा में जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, और चाय और लीची कैसे शब्द हैं? ये चीनी भाषा से, और कमीज़ और कमीज़ जो है ना वो कहाँ से? वो अरबी भाषा से लिए गए हैं। और चाय और लीची जो है ना, चाय लीची कहाँ से लिए गए? चीनी भाषा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए बहुत कम थकना, बी है बहुत थक ना जाना या फिर सी ऑप्शन बहुत चोट लगना या फिर डी ऑप्शन बहुत थक जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। जैसे कि इसका मुहावरा अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा? सुबह शाम की भागदौड़ में अंग अंग ढीला हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ए पाषाण, बी कंकल, सी प्यासा या डी ऑप्शन पक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्यासा। ठीक है, प्यासा जो है ना वो तद्भव शब्द है। और अगर इसका तत्सम रूप देखेंगे तो पिपासा हो जाएगा। और शेष तीनों पाषाण, कंकल और पक्ष जो है ना वो कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं ये। ठीक है, प्यासा तद्भव। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, किस धर्म से है ये? इसका राइट आंसर बताइए। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। और ये जो है ना त्रिपिटक, ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, जिसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी हो गई? विनय पिटक, दूसरी हो गई अभिधम्म पिटक और तीसरी जो है वो है सुत्त पिटक। ठीक है, तो ये 3 हैं जो कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी भागीरथी, सी मेघना या फिर डी हुगली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? लोक नृत्य है, लोकगीत है, सी ऑप्शन नृत्य नाटिका है या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकगीत। ठीक है, पूरन भगत क्या है? लोकगीत है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, और अगर सबसे छोटी की बात करें तो वो है गोवा राज्य की तटीय सीमा जो है वो सबसे छोटी है। और दक्षिण भारतीय राज्यों में अगर सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, सबसे बड़ी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश की है दक्षिण भारतीय राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? ए वित्तीय सुधारों से, बी प्रशासनिक सुधारों से, सी ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध से या डी ऑप्शन चुनाव सुधारों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी?
इसकी स्थापना 24 मार्च सन 1983 ईस्वी को की गई थी। क्यों की गई थी? केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध थे उनको मधुर बनाने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ए खुदीराम बोस ने, बी प्रफुल्ल चाकी ने, सी ऑप्शन है वी डी सावरकर ने, या डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी डी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और सन 1899 में ये मित्र मेला के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में ये परिवर्तित कर दी गई है अभिनव भारत में। ठीक है, अभिनव भारत में सन 1904 ईस्वी में ये परिवर्तित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तराई का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, बी अकबर और हेमू के बीच में, सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, ये तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में ये प्रथम युद्ध हुआ था। और तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसको किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और जबकि 1192 में तराई के जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव, बी ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन तथा इसकी धुरी का झुकाव, या सी ऑप्शन पृथ्वी का घूर्णन, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल का, बी परवलयिक का, सी है समतल का, या फिर डी है उत्तल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल का। ठीक है, अगला प्रश्न है। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? ए कोचीन में, बी ऋषिकेश में, सी गोवा में, या फिर डी ऑप्शन कन्याकुमारी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कन्याकुमारी में। ठीक है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? ए चुनाव आयोग से, बी संघ लोक सेवा आयोग से, या सी ऑप्शन पिछड़ा वर्ग आयोग से, या डी ऑप्शन वित्त आयोग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन पिछड़ा वर्ग आयोग से। और पिछड़े वर्ग की आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर डी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वलित पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी, या डी ऑप्शन सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरावली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ए अजोला, बी है नीलहरित शैवाल, या सी अल्फा अल्फा, या फिर डी ऑप्शन ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन फ्यूरर के नाम से जाना जाता था? ए एडोल्फ हिटलर, बी जॉन ऑफ आर्क, सी है मुसोलिनी, या डी नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ये 30 जनवरी 1993 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए रावी नदी पर, बी व्यास नदी पर, सी चंबल नदी पर, या डी ऑप्शन तवा नदी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रावी नदी। थीन डैम परियोजना जो है वो रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था और ये एक ऐसा सुल्तान था
जो युद्ध में मारा गया था। ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। ये एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध में मारा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जो थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? ए गुरु तेग बहादुर को, बी गुरु अर्जुन देव को, सी गुरु गोविंद सिंह को, डी ऑप्शन है गुरु हर राय को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ए कनारी प्रवाह, बी है लेब्राडोर प्रवाह, सी है क्यूरोसियो प्रवाह, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यूरोसियो प्रवाह। ठीक है, ये जो है ना गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, PCLV का विस्तार रूप क्या है? ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या बी है प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर सी है परमानेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला प्रश्न है, एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी विटामिन, या फिर डी ऑप्शन कोका कोला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एथलीट को तत्काल ऊर्जा ग्लूकोज प्रदान करता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी इलाहाबाद में, सी कानपुर में, या फिर डी ऑप्शन आगरा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा, या फिर डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, कर्क रेखा जो है ना वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान और मिजोरम या पश्चिम बंगाल वगैरह से होकर के गुजरती है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? ए न्यायपालिका, बी कार्यपालिका, सी विधायिका, या डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं,